पहले क्या होता था, मूवमेंट इतनी होती थी, आपको यहाँ से वहाँ तक जाना है तो चल के जाओगे। अब आप जोमेटो से या किसी चीज़ से आप डिलीवरी ऑर्डर कर देते हो कि वो घर पे आ जाते हैं। सुबह क्या करती है, पराठे खिला देगी, दोपहर को आपको राइस या रोटी बना देगी, और शाम को भी वही कुछ गोलगप्पे वगैरह खा लिए या कुछ ऐसा वैसा मोमोज वगैरह खा लिए, और रात को वही सेम एज अ लंच। डायबिटीज रिवर्स की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। 5 कौन सी ऐसी हैबिट हो सकती है वो इम्प्लीमेंट करे और अगले 20 सालों के लिए? आज हॉस्पिटल्स सिर्फ बुजुर्गों से नहीं बल्कि 25 से 30 साल के यंगस्टर से भी भरा पड़ा है। डायबिटीज, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, स्ट्रेस, जॉइंट पेन्स, अब ये सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गई है। क्वेश्चन ये है, क्या हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं या धीरे धीरे बीमारियों की तरफ? आज इन्हीं सारे सवालों पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं हेल्थ कोच और सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर साहिल गावा जी। वेलकम साहिल जी फॉर टुडेज पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। साहिल जी, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आज लोग एजुकेटेड भी हैं, जिम भी जा रहे हैं, राइट, और कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्स वगैरह भी ले रहे हैं, राइट। बावजूद इसके बीमारियों का जो ग्राफ है ना वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? लोग एजुकेटेड हैं, लोग रील्स वगैरह देखते हैं, यूट्यूब वगैरह देखते हैं, सब कुछ उनको पता है, बट प्रॉब्लम कहाँ है? इम्प्लीमेंटेशन में। आप सपोज करो कि आपके पास कोई चीज़ पड़ी है, आपको वो खानी है, बट वो आप खा नहीं पा रहे हो, बस आप उसको देख रहे हो। अब आपने अच्छी कोई रील देखी, आपने उसको क्या करना है, आपने देख लिया, सबको पता है, बट वो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है आजकल? सपोज करो आपको डॉक्टर के पास गए हो, उन्होंने आपको रिकमेंड किया कि ये सप्लीमेंट्स आपको चाहिए, तो आप कुछ देर बाद वो सप्लीमेंट लोगे, अब दोबारा टेस्ट करवाओगे और दोबारा देखोगे ये सप्लीमेंट्स। ये है इंडियंस का थोड़ा सा ये है कि जब तक कुछ चीज़ वहाँ तक ना आ जाए वो कोई स्टेप नहीं लेते हैं तब तक। समझ रहे हो? ठीक है, जिम्स हैं, आपके पास सप्लीमेंट्स है, आपके पास अच्छी डाइट है, बट आपके पास जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत हाई है, आपकी जो स्लीप साइकिल है वो खराब हुई पड़ी है। अब लोग पार्टीज वगैरह पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद अडल्ट्रेशन वो भी बहुत है। तो इन चीज़ों के होने के बावजूद भी बंदा बैलेंस नहीं कर पाता है। उसको थोड़ा सा कुछ हो जाए तो वो कहता है यार स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस में या तो वो स्मोक करता है या तो वो ड्रिंक करता है। अब खुद सोचो, थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाए, बंदा कहता है यार ये क्या है, ये चीज़ ये क्या है, मतलब अपने आप को क्रिटिसाइज करने लग जाता है कि यार मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। बट पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, वो स्ट्रेस लेते ही नहीं थे, और इतनी प्योरिटी में चीज़ें आती थी, सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप खुद सोचो, अपने पेरेंट्स को, हमने पेरेंट्स को देखा हुआ है, उनको आज तक कोई ज़्यादा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट ठीक है, अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है आफ्टर ब्लड टेस्ट जो डेफिशिएंसीज होती है उसके बारे में आप कर सकते हो, ठीक है, बट आजकल मूवमेंट भी कम है। अब आपने 1 किलोमीटर दूर कुछ लेने जाना है, आप कैसे जाओगे? आप मुझे खुद बताओ, आपके पास 2 व्हीलर होगी या 4 व्हीलर होगी, वहां से वहां तक जाओगे? पहले क्या होता था, हम पैदल जाते थे, मूवमेंट्स करते थे, वो आपकी जो एनर्जी है वो आप उसको बर्न नहीं कर रहे हो। मेन काम ये है। ऊपर से जो आप 5 to 6 आवर्स की स्लीप ही लेते हो, उसमें भी इतना स्ट्रेस लेते हो कि पता नहीं। और उसके बाद आज सोशल मीडिया, फोन्स वगैरह, इतना डिस्ट्रैक्ट हो चुका है ना माइंड, ये सब होने के बावजूद भी हम इनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। तो ये है, सब कुछ है, बट आपको यूज़ करना नहीं आ रहा है, इसको बैलेंस करना नहीं आ रहा है। आप अच्छे से सब कुछ बैलेंस कर सकते हो, बट करना नहीं चाहते हो। कैसे इंप्लीमेंट करना है ये नहीं पता किसी को। प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में है। मतलब नॉलेज है बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। वही ना, आपके पास सब कुछ है, आपकी पॉकेट में इतना कुछ है कि आप उसको यूज नहीं कर पा रहे। आपको ये नहीं पता किस टाइम पे क्या यूज करना है। अब सपोज करो आप कोई जॉब करते हो, आप सिटिंग बैठे रहते हो, आप 7 से 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे। वो सिटिंग मूवमेंट, मतलब मूवमेंट इज द की फॉर अ ह्यूमन बीइंग। पहले क्या होता था, मूवमेंट इतनी होती थी, आपको यहाँ से वहां तक जाना है तो चल के जाओगे। अब आप जोमेटो से या किसी चीज़ से आप डिलीवरी ऑर्डर कर देते हो कि वो घर पे आ जाते हैं। अब खुद नहीं बनाते हो, किचन में जाके कुछ मेहनत नहीं करते हो, सबसे पहले ये। तो धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन तक तो जा रहा है, पर जो हमारी मूवमेंट है वो कम है हमारे। चलो ठीक है, पहले कहते थे हम प्रोटीन कोई चीज़ नहीं होती थी, बट अब प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करना इसीलिए शुरू कर दिया है क्योंकि वो हॉर्मोन्स को रेगुलेट करेगा। और जब मूवमेंट ही नहीं है तो कुछ ना कुछ तो आपको
अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए ना। सो दैट्स वाई ये सब कुछ है आपके पास, सारे रिसोर्सेज है, बट आपको उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता है, कैसे करना है। वहीं पर रोल आता है हेल्थ कोच का। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसीलिए गाइड करते हैं। देखो लोग कहते हैं कि डाइट का मतलब कि ये खाना छोड़ देना, वो खाना छोड़ देना, ऐसा कुछ नहीं है। डाइट का मतलब है जो आपकी प्लेट में है वो बैलेंस मील होनी चाहिए, दैट्स इट। सपोज करो इंडियन कोई फैमिली है, कोई पंजाबी फैमिली है, कुछ भी है, वो क्या करती है, सुबह क्या करती है, पराठे खिला देगी, दोपहर को आपको राइस या रोटी बना देगी, और शाम को भी वही कुछ गोलगप्पे वगैरह खा लिए या कुछ ऐसा वैसा मोमोज वगैरह खा लिए, और रात को वही सेम एज अ लंच। बट अब आजकल के टाइम में हम प्रोटीन को प्रायोरिटाइज इसीलिए कर रहे हैं, एक तो आपकी मूवमेंट नहीं है, ऊपर से प्रोटीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो आपके बॉडी को पूरे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। आपके हेयर्स, आपके नेल्स, आपका स्किन सब प्रोटीन से बना हुआ है। तो इसीलिए आजकल का जो वो है ना टॉपिक, मेन टॉपिक, वो प्रोटीन को इसीलिए प्रायोरिटाइज करते हैं कि कम से कम आपकी जो मील है उसमें तो बैलेंस अपना प्रोटीन तो हो ना। सपोज करो आप 2 पराठे खा गए हो, उससे आपका क्या होगा, इंसुलिन स्पाइक होगा, फिर आपने थोड़ी देर बाद कुछ और खा लिया, वही कार्ब्स मील। मैं आपको एक सिंपल वो बताता हूँ थोड़ी साइंटिफिक चीज में, कि अगर आप कोई भी कार्ब्स, हैवी कार्ब्स मील खाते हो, आपका इंसुलिन क्रिएट होगा, इंसुलिन बनेगा पैनक्रियास से, पैनक्रियास से सिक्रीट होगी, इंसुलिन बनेगा। इंसुलिन क्या करेगा, जो ग्लूकोस आया है उसको सेल्स में पहुंचा देगा। सेल्स में पहुंचाने के बाद उसको हमने यूज ना किया, सपोज करो आप परांठे खा के बैठ गए हो, 2 घंटे आप बैठे रहे हो, कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब वो सेल्स का ग्लूकोस अभी वहीं पड़ा है। फिर उसके बाद 2 घंटे बाद आपने फिर खा लिया, फिर पैनक्रियास पे इतना प्रेशर पड़ जाएगा, फिर वो इंसुलिन बनाएगा। अब इंसुलिन क्या करेगा, उसके पास तो पहले सेल्स के पास तो इतना पहले से ग्लूकोज पड़ा है, फिर वो जबरदस्ती करना लगेगा इंसुलिन उसके सेल्स के साथ कि जो इंसुलिन बना है, जो ग्लूकोज बनाया है वो सेल्स तक पहुंचे। वो सेल्स वो रेजिस्टेंट करने लग जाता है, वो वापस भेज देता है। वो क्या होता है, फिर आपके ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहता है, एज अ फैट स्टोर होता रहता है, फैटी लीवर, ये हाई बीपी, ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्टमक में, आपके मतलब प्लेट में क्या है जो आप खा रहे हो। अगर ये आपको पता हो गया, आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। बाकी मूवमेंट तो करनी है, आप मूवमेंट नहीं करोगे वो मेटाबॉलिज्म और लो होता रहेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं, उसके बेनिफिट्स नहीं है, उसके आपको नुकसान ही नुकसान है। तो इसीलिए एक स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, कोर्टिसोल लेवल आपका बढ़ रहा है, तो वो शुगर मांग रहा है, आप बिंज ईटिंग करोगे, आप कहोगे क्रेविंग्स हो रही है, आप उसको शांत करने के लिए थोड़ा शुगरी आइटम खा लोगे, फिर वो और स्टोर होती रहेगी। ऐसे स्टोर होते होते आपकी डायबिटीज, आपको यही नहीं पता लगेगा कब प्री डायबिटिक हुए आप और कब डायबिटीज में पहुंच गए। और डायबिटीज ऐसा केस, मतलब ऐसे डिसीज है जो आगे मल्टीपल ऑर्गन्स को खराब करती है। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, और कब खाना है और कब सोना है। अगर आपने 24 आवर्स की साइकिल ठीक कर ली तो आपके लिए बेस्ट है। तो मतलब कोई भी काम कर लो, आप कोई भी काम कर सकते हो, बट आपकी जो साइकिल खराब है फिर सब खराब है। वेरी गुड। साहिल जी, एक आपने प्री डायबिटिक की बात की, मैं अभी एक डेटा देख रहा था ICMR का, उसने बोला है कि इंडिया के अंदर 15.4 मतलब 15.4% लोग, करीब करीब वो 13 करोड़ लोग हैं प्री डायबिटिक हो चुके हैं इंडिया के अंदर में। और अगर हम ये काउंट देखें तो वर्ल्ड में हम 2nd पोजीशन पे आते हैं। इंडिया इज इन टू 2nd पोजीशन जो प्री डायबिटिक की कंडीशन में है, और ये रैपिडली बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका रीज़न वही इसके साथ ही मैटर करता है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है और आपका खाना पीना अच्छा नहीं है। अगर आप बाहर भी जाते हो, देखो पहले क्या होता था, कुछ फूड्स अच्छे होते थे, कुछ हम चूज कर लेते थे, बट अडल्ट्रेशन भी बहुत हो चुकी है। अगर आप कहीं भी रेस्टोरेंट जाते हो या कुछ भी जाते हो, वहाँ पे आपको प्योर फूड नहीं मिलता है। वीट कहते हैं, वीट के नाम पे कुछ और ही देते हैं, कुछ मैदा मिक्स कर देते हैं, वीट फ्लावर जो आपको पता है कि वो मिक्स करके दे देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के पीछे मत जाओ, न्यूट्रिशन के पीछे जाना है ना। मतलब हर किसी ने न्यूट्रिशन को देखना है कि मेरा न्यूट्रिशन कैसा है, कि मैं कैसा खा सकूं। चलो ठीक है, सोशलाइज करना भी कोई वो नहीं है, करना चाहिए आपको, बट कभी कभी, ऐसा नहीं है आप रोज बाहर का खाते हो। अब रोज बाहर के खाने में क्या है, डेंस कैलोरीज है। अब आपको ये नहीं पता, जो आप बन का बिस्कुट खाते हो ना, जो 10-15 रुपीज का आता है, उसमें आप 3 रोटी प्लस सब्जी प्लस दही का कैलोरीज जितना है, आपको पता भी नहीं होगा, आप बैठे बैठे खा जाते हो। वो आपकी एक मील हो जाती है, 470 to 500 कैलोरीज उसमें मिल जाती है आपको, और आपको ऐसा टेस्ट
लगता है कि हाँ यार, कि मैं ये खाता रहूँ, टेस्ट आता रहे। अब 2 पैकेट खा जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा 1000 कैलोरीज आप प्लस हो चुके हो। आपको मेंटेनेंस कैलोरीज से 1000 कैलोरीज प्लस होने, मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप सरप्लस खा रहे हो, सपोज करो आपकी मेंटेनेंस 2000 है एंड आपने 2000 खा लिया है, उसके बाद आपने एक पैकेट बिस्किट का खा लिया या चिप्स का खा लिया, तो आप 300 से 500 प्लस कर गए हो। अब वो एवरेज आती रहेगी हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, उसके बाद आपका वेट देखना, आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कहोगे 2 किलो बढ़ गया, 3 किलो बढ़ गया, ये क्यों? मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ बिस्किट का पैकेट खाया था। अब उनको ये नहीं पता जो कैलोरीज उसके अंदर है वो कैसी है। और लोग क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ किसी को, क्योंकि डी मार्ट, वी मार्ट वगैरह ये जो सारे स्टोर्स हैं, 99% शुगर आइटम्स मिलती हैं यहाँ पे। आप चले जाओ, आप लोग जाते हैं जो फैमिलीज वगैरह जाते हैं, कार्ट ले लेते हैं, कार्ट में बिस्कुट डाल दिए, चिप्स डाल दिए, मैगी डाल दी, बस ये 4 चीज़ें बढ़िया डाल दी, उसके बाद आपके लेंटिल्स वगैरह। बट ये जो आप रोज बच्चों को खिला रहे हो ना, ये आपको आने वाले टाइम में बहुत खराब करेगा, क्योंकि बच्चे सीख चुके हैं। बच्चों को क्या क्या चाहिए, फ्रूटी चाहिए, अपना बिस्किट्स चाहिए, आपको ये चिप्स चाहिए। उनको लगता है कि यार ये चीज़ ही बहुत अच्छी है। जब हम भी छोटे थे तो हम भी ऐसे ही करते थे कि यार ये सैंडविच खा लेते हैं, कोई मेयोनीज वाला ये खा लेते हैं। बट उनको ये नहीं पता जो इनके अंदर डेंस कैलोरीज हैं और जो ये शुगर आइटम्स हैं, ये डायबिटीज को बढ़ावा दे रही है आने वाले टाइम में। मेरे को लगता है अभी तो आप 15% कह रहे हो, मुझे लगता है 20-25 आने वाले टाइम में बहुत इजीली है। और पहले तो होता था 45 प्लस वालों को होती थी, अब आप 25-20 वालों को देख लो, उनका ब्लड टेस्ट करवा लो। आपका HbA1c ज्यादा ना आया तो बताना। उनके स्किन से, उनके मसल मास से ही पता लग जाएगा आपको कि बंदे को डायबिटीज है या नहीं है। चलो हमें तो, हम हेल्थ कोच है, हमें पता लग जाता है, बट आपके मतलब अपीयरेंस से ही पता लग जाएगा। क्योंकि अगर आपको बचा सकता है तो वो है आपको मसल मास। इन चीज़ों से, डायबिटीज से यही बचा सकता है। तभी हम हर किसी को रिकमेंड करते हैं टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक मिनिमम। बाकी वॉकिंग इज लाइक कार्डियो एक्टिविटी है, बट डायबिटीज को बचाने वाला, वैसे रिसर्च में भी देखा गया हमने कि डायबिटीज क्योर हो सकती है, टोटली हो सकती है। टाइप 2, नॉट टाइप 1। टाइप 1 तो ऑटो इम्यून है, वो तो आपको बाय चाइल्ड मिलती है। बट आप टाइप 2 डायबिटीज को मतलब रिवर्स कर सकते हो इजीली, बट आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। तो मैंने आने वाले टाइम में ये देखता हूँ कि 15% से 20-25% तो इजीली जा सकता है, इजीली। सही करें, जिस हिसाब से रैपिडली बढ़ रहा है उस हिसाब से केसेस बढ़ेंगे। बिल्कुल। और जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड में हम सेकंड पोजीशन में हैं, फर्स्ट पे भी आ सकते हैं, फर्स्ट में भी आ सकते हैं। साहिल जी, एक मेरा क्वेश्चन और था, जैसे आपने मसल मास की बात की है ना, तो जनरली लोग क्या होता है, मसल स्ट्रेंथ को ना बॉडी वेट से कंपेयर करने लगते हैं कि मेरा बॉडी वेट अच्छा है तो मेरी मसल स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। ऐसा है रियल में? नहीं, बॉडी वेट इज लाइक अलग है, वो अलग चीज है। आपको बॉडी वेट क्या है, आप मेजरमेंट स्केल पे जाते हो, मेजर करते हो, आपका पूरा बॉडी वेट आता है। उसमें क्या क्या पैरामीटर्स है आपके पास फैट है और वाटर वेट है, मसल मास है, बोन वेट है और आपके ऑर्गन्स का वेट है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये ओवरऑल आपका एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब स्ट्रेंथ की बात आ गई, मसल बिल्डिंग की बात आ गई। मसल बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं हम? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से। वो चीज़ अलग है और उसको कंपेयर किया नहीं जा सकता है। सपोज करो एक स्किनी गाय है, इज अ स्किनी गाय, तो आप उसको देख के कह रहे हो यार ही 70 kg एंड 5'8" हाइट है, तो बहुत अच्छा है। बट उसके अंदर क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता है। वो आप मेजरिंग स्केल से नहीं मेजर कर सकते हो। क्या पता उसको फैटी लीवर हो, क्या पता उसको डायबिटीज हो। आप अपीयरेंस से नहीं जज कर सकते कि आप कैसे हो। जब तक आप अंदर की चीजें को ठीक नहीं करोगे, बाहर की चीजें आपको ठीक नहीं लगेंगी। जब तक आप ब्लड टेस्ट नहीं कराओगे रेगुलर, चलो ब्लड टेस्ट मैं कहता हूं कि इफ यू आर 30+ या 40+, वंस इन अ ईयर और ट्वाइस इन अ ईयर करवा सकते हो आप। बहुत महंगा नहीं है यहाँ पे, चलो 2000 to 500 तक होगा इनका। बट ब्लड टेस्ट इज नेसेसरी सो दैट यू कैन सी कि ऑर्गन्स के अंदर चल क्या रहा है भाई। ऐसा ना हो कि कल को डॉक्टर के पास जाओ कि ये लो डायबिटीज की दवाई, ये लो आपको तो फैटी लीवर है, ये तो लेनी पड़ेगी। अब ये भी है कि आपको
अगर कोई डॉक्टर डरा देता है, आप डर भी बहुत जल्दी जाते हो कि यार मेरे को डायबिटीज है, मेरे को यार फैटी लीवर है, मैं तो क्या करूंगा, मैं तो पूरी उम्र दवाई खाऊंगा। ऐसा नहीं है, सब क्योर हो सकता है, बट आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। आपका लाइफस्टाइल खराब है, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे ऑफिस बॉयज होते हैं 8 से 10 घंटे बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, बट उनको भी मूवमेंट करनी जरूरी है। आप 1 घंटा काम करो, उसके बाद 5 मिनट की वॉक करो, पानी पियो, कुछ खाना खाओ, स्ट्रेस को कम रखो, अपना काम करो, दैट्स इट। पहले के लोग क्या करते थे, काम करते थे, ऐसा ही काम करते थे, ज्यादा ही काम करते होंगे, मुझे लगता है फिजिकल काम ज्यादा ही होता होगा, पर उनके जब 5 से 6-7 चिल्ड्रन होते थे, सबको मैनेज करके चलते थे। आज तो 1-2 को मैनेज करना ही बहुत मुश्किल है उनके लिए, थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है कि हाँ ये स्ट्रेस है। बट आजकल के मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि आप इतना डर जाते हो किसी डॉक्टर के पास जाके कि यार मेरे को डायबिटीज हो गई है, मेरे को फैटी लीवर है, या मेरे को मेडिसिन लगी है, अब पूरी उम्र में मेडिसिन खानी है। ऐसा नहीं है, आप क्योर कर सकते हो अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है। लाइफस्टाइल अच्छे करने की उम्र नहीं होती है, जब आपको लगे कि यार कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अपने आप से बेहतर कौन जान सकता है, ठीक है। अपने आप से पूछो अपनी बॉडी को कि यार मेरे को यार आज लेथार्जिक फील हो रहा है, मेरे एनर्जी लेवल्स नहीं है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मेरा स्लीप डिप्राइव मैं हो चुका हूँ। बहुत सारी चीजें अपने आप को ही जवाब, किसी दिन बैठोगे आप अपने आप को पता लग जाएगा आपको कि क्या चल रहा है अंदर। अगर अपने आप को सवाल पूछोगे तो आंसर भी आ ही जाएगा आपको कि यार ये चीज गलत हो रही है मेरे साथ, मेरे को कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर आपकी लाइफस्टाइल पुअर और पुअर होती रहेगी। क्योंकि 30, हाँ आपने मसल स्ट्रेंथ की बात की, मैं एक साइंटिफिक बात और बता देता हूँ। एक टर्म है सार्कोपिनिया। जैसे ही 30+ होते हैं हम, 1 से 2% हमारा मसल मास लॉस होता रहता है। ये बायोलॉजिकल चीज है, ये मस्ट है हर किसी को, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो। बाय द एज ऑफ 60-70 वो 50% ऑफ द मसल मास लॉस हो जाता है। उसकी वजह से आपके गिरने के चांसेस, फॉल होने का चांसेस, आपके मतलब स्किन लूज होने का, वो तो है ही है सब कुछ बायोलॉजिकल चीजें। बट मेन है आपकी बोन डेंसिटी भी पुअर होती रहती है साथ के साथ। जैसे सार्कोपिनिया है वैसे ही आपका धीरे धीरे बोन डेंसिटी खत्म होती रहती है। तो उसको आपको प्रिजर्व करने के लिए डाइट अच्छी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेन है, बट कार्डियो भी ठीक है, इट्स गुड। मैं कहता हूँ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज द मेन कोर्स एंड कार्डियो इज द, यू कैन से, द स्नैक। एक स्नैक है। आप लोग क्या करते हैं, कार्डियो बहुत ज्यादा करते हैं, वो क्या करते हैं, क्रैश डाइट करने लग जाते हैं। मतलब उनको ये नहीं पता कि भाई मैं कम खा के क्या कर रहा हूँ, अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर रहा हूँ। वो स्लो और होता जाएगा और जो मसल मास जो आपके अंदर है वो भी चले जाएगा। अब उसको क्या करते हैं, कई दोनों चीजें खराब कर देते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, कार्डियो ज्यादा करने लग जाते हैं और वो वहां से प्रोटीन लेते नहीं है, आपका मसल मास प्रिजर्व होता नहीं है, मसल मास लॉस हो गया, स्किन लूज हो जाती है, फिर वहां से काम खराब। तो आपको सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ेगा, बट इट्स नॉट इजी, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जो आप समझ रहे हो, हम समझते हैं। अब किसी को बोल देते हैं कि डाइट है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, कहते हैं मसल्स नहीं बनाने, ये वो। मसल्स बनाओ ना बनाओ, आपकी बोन डेंसिटी, आपका मसल मास अच्छा होना चाहिए। मसल इज द प्राइमरी सोर्स, कि आपका मसल है तो बहुत अच्छा है, अगर मसल कुछ नहीं है तो बहुत मतलब बीमारियां आपकी बढ़ती जाएंगी। बॉडी खराब है, फिर तो बॉडी खराब है मतलब। बहुत अच्छा। साहिल जी, एक चीज और पूछना था, जैसे जो हमारे आज यंगस्टर्स हैं, स्पेशली मैं कहता हूँ 25 से 30 साल की उम्र के हैं, उनको ना जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम बहुत होने लगी है कि किसी को बैक में पेन हो रहा है, किसी को शोल्डर पेन हो रहा है, कोई नेक में पेन हो रहा है। तो जनरली हम कभी सुनते थे कि ये जो पेन वेन वाली प्रॉब्लम है ना, जॉइंट पेन वाली, ये जो है वो ओल्ड एज में ही होती है लोगों को, ये अब जो है यंगस्टर्स को भी होने लगी है, ऐसा क्यों? ये वन ऑफ द मेन रीजन इज ये हमारे जो फोन्स आए हैं, सोशल मीडिया, और ये फोन्स जो स्मार्टफोन्स आए हैं 2000 के बाद के, ठीक है। उसमें क्या है, जब आप खुद सोचो, जब आप फोन पकड़ते हो कैसे पकड़ते हो, आप मुझे बताओ, ऐसे पकड़ते हो, ऐसे पकड़ते हो, देखो अब ऐसे पकड़ रहे हो। जब आप ऐसे पकड़ रहे हो तो आपके नेक के मसल्स, सर्विकल के मसल्स, ये आपके टेंशन में आ जाते हैं। तो 1 घंटा आप ऐसे रख रहे हो, उनको टेंशन बढ़ गई है, ठीक है, उनको टेंशन बढ़ गई है, आप रिलैक्स करते हो, फिर से वापस, फिर से दोबारा ओवर द टाइम ये वीक होने लग जाते हैं। क्योंकि हमारे सर्विकल और लंबर के मसल्स को
हमारा जो रिब केज है वो सपोर्ट नहीं करता है। अब रिब केज यहाँ तो है नहीं है, रिब केज यहाँ है, ठीक है। उसने थोरेसिक को संभाला हुआ है बट लंबर को नहीं संभाला हुआ और सर्विकल को नहीं संभाला हुआ। इस वजह से जो ये मसल्स और लंबर के, सबसे पहले आप देखते हो कि इंजरी किसी को आती है या तो लोअर बैक या तो ये, ठीक है। अब सारा दिन आप ऐसे बैठे रहोगे, कोई लैपटॉप लेके ऐसे बैठा रहता है, तो मतलब उसका क्या है कि वो लोअर बैक और सर्विकल के मसल्स को इतनी टेंशन दे रहा है कि ओवर द टाइम वो वीक होंगे और हमारी जो स्पाइन है वो संभाल नहीं पाएगी। जब वो संभाल नहीं पाएगी, एक दिन जवाब दे देगी आपको कि यार ये पेन हो रही है, ऐसे ऐसे करोगे आपको पेन होने लग जाएगी, कुछ ना कुछ होने लग जाएगा। धीरे धीरे आपको उस टाइम भी नहीं पता लगेगा, जब वो लास्ट तक कहेगा ना कि मैं इतना सपोर्ट कर सकता हूँ, उसके बाद नहीं कर सकता हूँ, फिर आपको पता लगेगा यार ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो रही है, लोअर बैक क्यों पेन हो रही है, ये वो, क्योंकि उनके पास इतनी टेंशन दी गई है। छोटे मसल्स है, लंबर L1 से L5 तक है, सर्विकल C1 से C7 है। उन वर्टिब्रास को, उन 12 वर्टिब्रास को आप इतना ज्यादा टेंशन में डाल रहे हो कि वो पूरे स्पाइन पे डाल देंगे टेंशन, ठीक है। थोरेसिक रीजन भी नहीं बचेगा, फिर आपके लोअर बैक, अपर बैक सब पेन होगी। ऊपर से ये ऐसे राउंडेड शोल्डर वाले बैठे होते हैं, ऐसे करके ऐसे, वो क्या होता है आपकी जो चेस्ट है वो स्क्वीज होने लग जाती है और आपके अपर बैक के मसल्स, मिड बैक के मसल्स वो बहुत वीक होने लग जाते हैं। इस वजह से सारा दिन अगर टेंशन में रहे, कोई चीज अगर टेंशन में रहेगी, अब सपोज करो कोई भी चीज है, अब मैंने ऐसे हाथ रखा हुआ है, अब मैं इस हाथ को 1 मिनट रख सकता हूँ, 2 मिनट रख सकता हूँ, जब मैं 5 मिनट तक पहुंच गया तो ये सारा टेंशन में है, मतलब तो इसको भी तकलीफ होने लग जाएगी। कोई भी, चाहे मैं एम्प्टी हैंड ही पकड़ रहा हूँ, चाहे कुछ भी है ना। तो हमारे जो मसल्स हैं उनको भी सही पोस्चर चाहिए, जो हमारे वर्टिब्रास है, हमारे बोन्स है, उनको भी सही पोस्चर चाहिए। तो इसीलिए सब 25-30 साल के जो जेंजीज ये वो हैं, यंगस्टर्स हैं, तो मैं उनको देख रहा हूँ कि फोन और लैपटॉप में बहुत घुसते हैं। तो आपको उनको बैलेंस करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो फोन नहीं चलाना, फोन चलाओ, लैपटॉप चलाओ, वेरी मतलब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कब क्या करना है। ऐसा नहीं है कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठे रहो और रात को OTT पे आप वो देखते रहो सारा दिन, कभी ये कभी वो, फिर तो आपका पोस्चर खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब केसेस आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो आप छोटे बच्चे हैं जो टोडलर्स वगैरह होते हैं, उनके हाथ में फ़ोन दे देते हैं कि भाई देख, वो भी ऐसे करके बैठे होते हैं। वो अब 25-30 में हो रहा है, वो 15-20 तक पहुंचेंगे, उनके भी बैक और नेक में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये आपको लाइफस्टाइल सुधारना पड़ेगा, सबको मैनेज करो, बैलेंस करो, सब कुछ बैलेंस करो, करना सब कुछ है, बट एक चीज पे ज्यादा हावी रहोगे ना तो फिर वो तकलीफ देगी जी। साहिल जी, हमने ना डायबिटीज की बात कर ली, हमने जॉइंट पेन्स वगैरह की बात कर ली, मसल मास की बात कर ली। अब एक प्रॉब्लम और है जो स्पेशली वुमेन्स पे बहुत ज्यादा हो रही है आज की डेट में, थायराइड। वो क्यों बढ़ रहा है इतना ज्यादा? थायराइड बढ़ने के चांसेस, मतलब आपका जो मेन रीजन तो लाइफस्टाइल है। पहले हम समझ लेते हैं कि थायराइड होता कैसे है। जैसे ही हमारा थायराइड ग्लैंड, वो क्या है, हार्मोन्स और एनर्जीज को बैलेंस करता है। मतलब जो इतनी सारी एक्टिविटीज है ना पूरी बॉडी की, उसी के थ्रू मतलब अपनी बैलेंस होती है। अगर आप एनर्जी और मेटाबॉलिज्म को लेके चलो, मेटाबॉलिज्म क्या है, आपका एक मैकेनिज्म है जो पूरी बॉडी को चलाता है। एनर्जी सिस्टम क्या है, ये एनर्जी इधर उधर की, जैसे आप कुछ यूज कर रहे हो, ATP के थ्रू यूज हो रहा है, तो वो सारा कुछ आपको किससे, थायराइड से ही चलेगा। वो कहाँ से आता है, एंडोक्राइन सिस्टम से, वहां से सिक्रीट होके आपका एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड है जो हमारे बेस ऑफ द नेक में होता है, ठीक है। अगर वो अंडर एक्टिव है, मतलब अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो हाइपो में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब उसके T3 एंड T4 आर नॉट वर्किंग, मतलब स्टिमुलेटिंग हार्मोन और रेगुलेटिंग हार्मोन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर वो ओवर एक्टिव है तो उसका मेटाबॉलिज्म टू फास्ट हो जाता है। आपने देखा होगा जो हाइपो वाले हैं वो मोटे हो जाते हैं और जो हाइपर वाले हैं वो पतले हो जाते हैं। हाँ। वो कैसे, हाइपो का मतलब क्या है, जो अंडर एक्टिव चीजें है, मतलब आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव, मतलब उसकी अंदर का ग्लैंड ना, जो T3 जिसको T4 थायरोक्सिन और थायरोआइडोनाइन कहते हैं, वो नहीं चलता है। उनको स्टिमुलेटिंग हार्मोन से, वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड से कमांड नहीं आती है। कई बार हाइपोथैलेमस से दिक्कत होने लग जाती है। तो इनके भी ना अब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ऑटो इम्यून भी हो सकता है,
प्राइमरी सेकेंडरी जिसको कहते हैं हम, और सब क्लिनिकल भी हो सकता है। सब क्लिनिकल मतलब आपके लाइफस्टाइल के थ्रू खराब है, आप कितने सालों से गलत खा रहे हो, गलत सो रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, तो आपका मेटाबॉलिज्म वहाँ से मतलब दिक्कत में आ रहा है। उसका मतलब वुमेन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। मतलब आपका थायराइड ग्लैंड चल नहीं रहा है, आपको पता ही नहीं है चल, अब कैसे पता चलेगा? आप लेथार्जिक फील कर सकते हो उस टाइम की, आप बहुत लेथार्जिक से फील कर रहे हो, आपका मसल मास लो हो रहा है, या आप ऐसे कह रहे हो कि यार कुछ करने का दिल नहीं है, ऐसा मतलब बहुत स्लीपी कुछ ऐसे ना। आप रेगुलर मतलब अगर ब्लड टेस्ट करवाओगे तभी आपको पता चलेगा कि मेरा थायराइड ग्लैंड चल भी रहा है। मतलब आपका मेटाबॉलिज्म एक इंजन है। अगर सपोज करो कोई बाइक का इंजन है, अगर वो मतलब बीच बीच में चलना बंद हो गया, आप चेक करवाओगे, वैसे ही हमारी बॉडी का ये मैकेनिज्म है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, थायराइड ग्लैंड है, वो एनर्जीज और मेटाबॉलिज्म को पूरा मैनेज करके चलता है। अगर वही नहीं चल रही है तो वो थायराइड ग्लैंड आपका जवाब देने शुरू कर देता है, बट वो रिपोर्ट में ही आएगा, ऐसे ही नहीं पता लगेगा आपको। बट थोड़े सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि हाँ नोजिया हो गया, ये वो थोड़े बहुत सिम्टम्स हो गए, बट वो आपको खुद देखना पड़ेगा। और हाइपर में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म टू फास्ट हो जाता है, मतलब जो आपकी जो एनर्जीज है ना वो बहुत फास्ट होने लग जाती है। सपोज करो आप जितना मर्जी खा रहे हो, जितना मर्जी आप 2000 से 3000 4000 5000 कैलोरीज भी खा रहे हो, आपके वेट लॉस होता रहेगा, क्योंकि वो इतनी तेज भाग रहा है, उसको यही नहीं पता है कि मैं करना क्या है मेरे को। एक ऑटो इम्यून होता है जो अंदर के सेल्स खुद ही खाने लग जाता है, उसको ये नहीं पता है मेरे गुड फ्रेंड्स कौन से हैं और बैड फ्रेंड्स कौन से हैं। वो अपने सेल्स को आप ही मारता रहता है, वो थायराइड ग्लैंड को खाता रहता है, वो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। कहीं को गोइटर होता है, कहीं को आयोडीन की कमी हो जाती है। अब ये थैंक्स टू दैट आयोडाइज सॉल्ट्स जो हमें मिलता है। वैसे हिमालयस में इतना भी, हिमाचल वाले उस साइड में वहाँ पे फिर भी कमी होती है कुछ आयोडाइज सॉल्ट्स की, बट ये है कि जो सोडियम एंड आयोडीन की मात्रा ये आपकी ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो या बहुत कम खा रहे हो। लोग कहते हैं नमक छोड़ दो, क्यों छोड़ दो भाई? जो सारे हॉर्मोन्स, जो सारी अपनी फंक्शंस हैं, थायराइड ग्लैंड आयोडाइज और सोडियम से ही तो चलाएगा, आयोडाइज सॉल्ट से जो चलाएगा, वहाँ से मिक्स होके आपके अमाइनो एसिड से T3 और T4 तक पहुँचेगा, तो वो आपको कुछ मतलब मेटाबॉलिज्म चलाएगा, एनर्जी सिस्टम चलाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने नमक ही छोड़ दिया पूरा तो भी दिक्कत है, नमक ज़्यादा खाया तो भी दिक्कत है। तो ये आपको कुछ रेगुलेट करना पड़ता है कि हाँ यार ये सब चीज़ें बैलेंस है या नहीं है। तो ज़्यादा बढ़ रहा है, और बढ़ने के चांसेस ये भी हो सकते हैं कि आपका लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मेन कारण हमारी बॉडी का स्ट्रेस है, कि अगर हम स्ट्रेस के थ्रू भी अगर देखा जाए तो थायराइड वो हैम्पर होता है, तो भी हैम्पर हो सकता है। मतलब बहुत सारे रीज़न है, बट मेन रीज़न है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो चल नहीं रहा है। हाशीमोटो कहते हैं, हाशीमोटो थायराइड की इसकी एक डिसीज़ है, वो उसमें आपको पूरी उम्र मेडिसिन लगती है। अच्छा, छोड़ नहीं सकता वो, बट इसको हम ठीक कर सकते हैं। सपोज करो आप आज 120 mg खा रहे हो, एक एग्जांपल है, तो अगर आप लाइफस्टाइल अच्छा कर दोगे, कुछ एक्सरसाइज करोगे, कुछ डाइट वगैरह अच्छी करोगे, तो 120 से आप 60 40 30 पहुंच सकते हैं, बट वो परमानेंट नहीं जाएगी, परमानेंट नहीं जा सकता, बट वो कुछ आप लिमिट तक कम कर सकते हो, बट वो लाइफस्टाइल आपको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। बट एक होता है सब क्लिनिकल, जिसको हम लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि थायराइड हो गया, तो अगर वो पहली स्टेज में पता लग गया कि वो कौन सा है, सपोज करो कोई सब क्लिनिकल वाला है, उसको अभी तक पता नहीं चला, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब उसको लास्ट में पता लगेगा कि यार ये तो कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी या सेकेंडरी में चले गया, ऑटोइम्यून हो गया या कैसे वैसे हो गया। बट आपको अगर पहले पता लग गया कि मेरी थायराइड की प्रॉब्लम है, मेरे को TSH कंट्रोल में रखना है, मेरे T3 T4 अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं नहीं, रेगुलर चेकअप कराना पड़ता है आफ्टर 3 मंथ्स कि चल क्या रहा है, बट अंडर डॉक्टर उस सुपरविजन के रखना है कि हाँ मेरे को मतलब थायराइड ग्लैंड कैसा चल रहा है, ये वो सब कुछ अब उसके अंडर ही रखोगे। अब हेल्थ कोचिंग का काम क्या है कि आपको गाइड कर देंगे कि आप अच्छा लाइफस्टाइल कैसे रख सकते हो, बट हमारा सब क्लिनिकल वे में हम उसको ठीक कर सकते हैं, बट ऐसा है कि अंडर गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि
हम ये क्लेम करते हैं कि यार तेरा थायराइड हम ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है, हम नहीं कर सकते। अगर वो डॉक्टर कह रहा है ना कि आपको ये थायरॉक्सिन लगी हुई है, आपको ये कुछ टाइम लेनी है, हाँ चेक फॉलो अप रखो कि हाँ यार इतने टाइम से हो गया, आप दोबारा चेक कराओ, अगर ये ग्लैंड ठीक चल रहा है तो इसको ठीक है, तो उस हिसाब से। बट हम ऐसे नहीं क्लेम कर सकते कि हम डॉक्टर नहीं बन सकते, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ लेनी है, इतनी लेनी है, ये चीज़ लेनी है, बस। बट डॉक्टर का काम डॉक्टर भाई, हम थायराइड वाले डॉक्टर नहीं बन सकते। एक प्रॉब्लम और है, ओबेसिटी। लोग जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट फिर भी रिड्यूस नहीं हो रहा है। वो क्या गलतियां कर रहे हैं? वो बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, एक तो सबसे पहले कि कोई भी चीज़ ट्रैक नहीं करते हैं। सपोज करो आप जिम गए हो, 4-5 दिन अच्छा जिम लगाया आपने, 4-5 दिन अच्छी वर्कआउट कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप 6th और 7th वीकेंड पे क्या करते हो, बिंज ईटिंग कर लेते हो, पार्टी कर लेते हो, या फिर ऐसा कहीं बाहर चले जाते हो जहाँ से आपकी स्लीप, आपका सब कुछ डिस्टर्ब होने लग जाता है, ठीक है। कोई पार्टी करने चले गया, उसको नहीं पता ड्रिंक के साथ कितना आपको खाना मिल रहा है। सपोज करो कोई कैलोरी डेफिसिट पे है, वो कहता है मैं 200-300 से या 500 कैलोरी डेफिसिट पे हूँ, तो मैंने 5 दिन पूरा फॉलो किया, बट 6th और 7th डे में उसने कैलोरी सरप्लस कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा कैलोरीज खा ली उसने। एक मेन रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं कि अगर कोई चीज़ वो रेगुलर जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो स्ट्रेस इतना ले लेते हैं, बैठे 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 बिंज ईटिंग कर लेते हैं, कुछ नहीं पता उनको कितना खा रहे हैं, बट उनके ट्रैकिंग में कुछ नहीं है। आप चाय पी लिए, आपने बिस्किट खा लिए, आपने उसको ट्रैक ही नहीं किया। आप कहते हैं यार मैंने तो चाय बिस्किट ही तो खाया, क्या ही हो जाएगा 100-200 कैलोरी से, बट आपको ये नहीं पता कि वो 100-200 कैलोरीज, 300 कैलोरीज रोज जा रही हैं। जो आपने डेफिसिट पे आपने एक अमाउंट बोली थी कि मैं 500 डेफिसिट पे जाऊंगा, वो 100 रह गया है, 100 भी नहीं रह गया होगा, वो शायद सरप्लस पे चले गया होगा। तो ऊपर से स्लीप साइकिल, एक रिसर्च में ऐसा शो किया गया है कि आप 5 घंटे या 6 घंटे सोते हो ना, जितनी मर्जी अच्छी डाइट ले लो, जितने मर्जी अच्छा वर्कआउट कर लो, आपका वेट लॉस नहीं हो सकता, आपका फैट लॉस नहीं हो सकता, आप मतलब फिट नहीं हो सकते अगर आप 5 घंटे से कम या 5 घंटे तक नींद ले रहे हो। वो जो सारी चीज़ें हैं वो क्या करेगी, आपको फैट स्टोर होने लग जाएगा। सपोज करो आप 5 घंटे सोए हो, सुबह आपने उठ के कॉफ़ी पी ली, आपने अपने माइंड को शार्प कर लिया कि हाँ यार थोड़ी देर, फिर उसके बाद ना आप थोड़े से लेथार्जिक या स्लीपी फील करने लग जाओगे। आप कहोगे यार कुछ खाना है मेरे को, फिर आप कुछ ना कुछ बिंज ईटिंग करोगे कि यार 1 बिस्किट खा लिया, 2 बिस्किट खा लिया, 3 बिस्किट खा लिया, अपने दिमाग को शांत करने के लिए, हंगर हार्मोन को शांत करने के लिए। लेप्टिन और ग्रेलिन होते हैं ये हार्मोन्स हमारे। वो क्या करते हैं, एक हार्मोन क्या करता है, जब आपका पेट भर जाता है वो क्या करता है कि यार पेट भर गया बस, अब ये इसके बाद ठीक है। अब मतलब उस हार्मोन का नाम है लेप्टिन, ठीक है। अब ग्रेलिन क्या करता है, जब आपको भूख लगती है, कहाँ से सिग्नल आता है, स्टमक से ब्रेन तक कि यार अब मेरा पेट खाली हो गया है, अब मेरे को खाना है कुछ बढ़िया सा, तो वो खाने लग जाता है। जब वो पेट भर जाता है, उसके फैटी सेल्स क्या कहते हैं, यार अब पेट भर गया, अब यार स्पून नीचे रख दे, अब इसके बाद नहीं खा सकते हैं। तो ये सारा हार्मोन्स का खेल है कि आप क्या करते हो क्या नहीं। अब आप रात के हार्मोन्स ठीक नहीं है, आप 2 बजे सो रहे हो, सुबह 6 बजे या 7 बजे उठ गए हो, और आप कहते हैं यार मैंने ऑफिस जाना है, बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। उठ के ही आपने फ़ोन उठा लिया, 1-2 चाय पी, चाय के बाद वहाँ चले गए, कोई ना कोई वहाँ पे पराठे परूंठे खाए, मतलब ये सब चीज़ें आपने साइकिल डिसरप्ट कर दी। अब वो 2 बजे की आप 10 बजे सोने बैठोगे, वो नींद नहीं आएगी क्योंकि आपकी साइकिल खराब हो चुकी है। आप फिर वो 1-2 बजे तक कभी इधर कभी उधर पलटते रहोगे कि हाँ यार मेरे को नींद क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आपने अपनी बॉडी की साइकिल खराब कर दी है। सिसाडियन साइकिल होती है, ये एक रिदम होता है कि आपको डीप स्लीप, रैम स्लीप और लाइट स्लीप कब लेनी है। डीप स्लीप आपकी 10 बजे से शुरू हो जाती है, 9-10 बजे के आसपास, 11-12 मतलब 2 से 3 घंटे की। उसके बाद आती है रैम स्लीप, उसका आता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है, जिसमें आप जागते भी हो, आपको आसपास की आवाज़ें भी सुनती है, वॉशरूम जाना है वॉशरूम भी चले जाते हो। फिर उसके बाद आती है लाइट स्लीप, जो हम कहते हैं 3-4 बजे के बाद आप मतलब एक बारी और उठने के ट्राई करते हो। मैं तो वैसे उठता ही हूँ बीच में, 1-2 बारी तो सभी उठते होंगे। तो ये जो स्लीप साइकिल है ना, इसको अगर ठीक कर लिया तो आपका फैट लॉस और ये मतलब मसल बिल्डिंग करने में हेल्प हो सकता है।
बट आजकल क्या है, 12, 1, 2 तो ऐसे ही बज जाते हैं, तो फिर आपकी स्लीप तो जो जो अपनी हैवी स्लीप है, जो सी मतलब डीप स्लीप है, वो तो पहले डिसरप्ट होगी, आप कुछ नहीं कर सकते, उस साइकिल को बहुत ख़राब किया हुआ है। तो इस साइकिल को ठीक करने के लिए आप धीरे धीरे, जैसे अगर 2 बजे सो रहे हो, 2 के बाद एक ट्राई करो, 12 ट्राई करो, 11। हाँ, अगर आपको स्ट्रेस है तो यू कैन हैव विद चेक विद योर डॉक्टर, कि अपने डॉक्टर को चेक कराओ कि हाँ यार मुझे नींद नहीं आती है या कुछ है, ऐसा वैसा है। वो आपको कुछ मेडिसिन दे सकता है, जैसे सप्लीमेंट्स दे सकता है, मेलाटोनिन दे सकता है, या फिर मैग्नीशियम की टैबलेट्स दे सकता है, या फिर आपके मिनरल्स कम हो सकते हैं, कुछ ऐसा वैसा हो सकता है। बट ये चेक कराने के बाद ही पता चलेगा आपको, पहले कुछ नहीं, आप अपनी तरफ से एज्यूम कर लो यार एक गोली खाई और सो गए, नहीं। बट चेक विद योर डॉक्टर, ये जरूरी है। साहिल जी, 5 कौन सी ऐसी हैबिट हो सकती हैं, अगर मैं कहूँ कि आज कोई जो मेरा लिसनर सुन रहा हो ना, वो इम्प्लीमेंट करे और अगले 20 सालों के लिए वो उसको बेनिफिट मिलने वाला है? देखो, सबसे पहले बात करें हम तो एक पैटर्न है, एक लाइन है, मूवमेंट इज द की। आपको मूवमेंट तो करनी है। उसमें आपका आता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज मस्ट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस कार्डियो भी लगा लो आप, अगर आप कार्डियो थोड़ा बहुत वॉक वगैरह करते हो या कुछ है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से एक आपका ये है कि आपका मसल मास अच्छा रहेगा, आपकी बोन डेंसिटी अच्छी रहेगी, और एक एंटी एजिंग आपको चीज़ें मिलेंगी आपको। सपोज करो समबडी, मैंने कई अपने उसको देखा हुआ है, सीनियर्स को देखा हुआ है, दे आर 50-55 प्लस बट दे लुक 30-35। तो उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रेगुलर रखी है, मतलब 3 to 4 टाइम्स इन अ वीक मिनिमम रखो, कम से कम। अगर कोई डायबिटिक बंदा है, उसको तो चाहिए ही चाहिए। अगर किसी को भी कोई भी डिसीज़ है, उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस कार्डियो दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, तो उसकी कंप्लीट मील कंप्लीट हो जाएगी उसकी। सेकंड है आपका न्यूट्रिशन। आपके खाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्लेट में क्या पड़ा है, और प्रायोरिटाइज करना है प्रोटीन को। उसमें क्या करना है, सपोज करो आप दाल चावल खा रहे हो, दाल चावल खा रहे हो, बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो यू कैन ऐड पनीर ऐड कर लिया, और थोड़ा वेजिस में आप क्यूकम्बर वगैरह सैलड में ऐड कर दिया, ठीक है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग्स या चिकन वगैरह ऐड कर सकते हो। बट अगर आप दाल और चावल अकेले खा रहे हो तो वो कंप्लीट मील नहीं है, वो बैलेंस्ड मील नहीं है। उसमें आपको 80% कार्ब्स और फैट्स मिलेंगे, 80 to 90 लगा लो। तो आप कार्ब्स और फैट्स तो कब से ही ले रहे हो, खाते जा रहे हो, प्रोटीन को प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ। सेकंड पॉइंट ये है कि प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करना है, कम से कम 30% तो हो, 20 से स्टार्ट कर लो, 25, 30, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ। तो एक तो हो गया हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है हमने। दूसरा हो गया आपका न्यूट्रिशन, जो मील है, जो आपको बैलेंस कैसे करनी है वो खुद सोचना है आपने, ठीक है। थर्ड हो गया आपकी स्लीप। फिर से मैं उसी बात पे आता हूँ कि स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये दोनों फैक्टर आपने अच्छे कर लिए और थर्ड फैक्टर आपने स्लीप खराब कर ली, तो ये दोनों फैक्टर भी खराब है, ये दोनों भी कोई काम के नहीं है। तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ, और स्लीप अगर 7 to 8 आवर्स हो जाए तो बहुत बढ़िया। बट ये स्लीप आपकी जो रिदम है, साइकिल है, सिसार्डियन साइकिल है, इसको भी ठीक करना पड़ेगा आपको, बिना इसके भी कुछ भी नहीं होगा। और फोर्थ है आपका हाइड्रेशन। अच्छा, आपकी हाइड्रेशन ठीक नहीं है तो आप जितना मर्जी खा लो, जो मर्जी कर लो, को काम नहीं करेगा, क्योंकि 70% ऑफ द बॉडी इज वाटर। पानी 60 से 70% रहता है। अगर वो काम नहीं करेगा, मतलब वो पूरा नहीं होगा, आप डिहाइड्रेटेड होते रहोगे, तो आपको मतलब जो आपके फंक्शंस है, मतलब जो ऑर्गन्स है, वो अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। आपका न्यूट्रिशन हो गया, आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी, आपकी स्लीप साइकिल होगी, आपकी स्लीपिंग होगी, और वो आपकी हाइड्रेशन हो गया। उसके बाद है आपका स्ट्रेस। मेन फैक्टर ये है। आपने चारों चीज़ें ठीक कर ली बट आपका स्ट्रेस सबसे ऊपर है, तो ये चारों चीज़ें भी काम नहीं करेंगी। स्ट्रेस आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ाएगा। कोर्टिसोल को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ बिंज ईटिंग करोगे, या कुछ ऐसी एक्टिविटी करोगे जो आपको ठीक लगे, आपके डोपामाइन को हिट करे। वो बार बार वही करते रहोगे, कहीं ना कहीं पर लथार्जिक, कोई ना कोई डिसीज, ये वो आते रहेंगे। फिर आपका जिम जाने का मन भी नहीं करेगा, आप कहेंगे ये बोरिंग सी डाइट भी नहीं खानी है, स्लीप भी नहीं हो रही है। मतलब मेन है आपका स्ट्रेस। मतलब ये अगर पांचों देखे जाए तो एक तरह से पांचों को एक उस हिसाब से देख सकते हो कि 5 एक उंगलियों की तरह है।
ठीक है, अगर एक भी उंगली आपकी खराब होगी तो चारों की चारी बाकी चारों की डिसरप्ट हो जाएगी। बाकी चार आप मतलब ये नहीं कह सकते कि आपकी पूरी पांचों उंगलियां बराबर, मतलब उस हिसाब से आपको पांचों फैक्टर्स ठीक करने पड़ेंगे। ये जो आपने मेरे को बताया कि आने वाले 20 साल, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स है बट ये मेन मैं मानता हूँ कि ये 5 फैक्टर हमारे बहुत मतलब मेन है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मेरे को जिम जाना है, ठीक है, तो मैं सबसे अच्छा फिटनेस कोच कैसे सेलेक्ट करूं? क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जो फिटनेस कोच को मैं सेलेक्ट करूं? आप जिम गए हो, आपको एक कोच असाइन हुआ है, ठीक है, अगर वो सीधा ही आपको मशीन पे ले जाए और कहे कि आप ये लेट पुल डाउन या फिर ये सीटी ड्रॉप वगैरह लगाओ, तो उसी टाइम क्रॉस करके वापस आ जाना। क्यों? क्योंकि उसने आपकी असेसमेंट ही नहीं की है। उसको यही नहीं पता आपने कभी वर्कआउट किया है, उसको यही नहीं पता आपकी हिस्ट्री क्या है, उसको यही नहीं पता आपका कुछ अंदर डिसीज वगैरह है, इंजरी है, या कुछ आपकी एज के बारे में, वेट के बारे में, डाइट के बारे में कुछ भी नहीं जाना उसने। उसने सीधा ही आपको मशीन पे जाके कह दिया कि आप 5 मिनट कार्डियो करो, उसके बाद हम मशीन पे वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं, उसको उसी टाइम क्रॉस करना और जिम से घर वापस चले जाना। दूसरी बात यह है कि अगर उसको जानना है, उसकी नॉलेज जानना है, उससे एक अदर ट्रायल लो, उसके साथ बैठो कि वो असेसमेंट आपकी कैसे करता है, क्या वो आपके बारे में या आपके गोल्स के बारे में जानना चाहता है, या फिर वो 1-2 दिन आपको ऐसा दिखाना चाहता है कि यार इससे पैसे ले लूं, उसके बाद तो मैं ये ऐसे वैसे करवाता रहूंगा। ऐसा नहीं होता है। अगर वो आपके साथ खड़ा है, गाइडेंस वो देगा, डाइट प्लान अगर उसको वो डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट है तो वो दे सकता है। अगर वो नहीं है तो नहीं, बिल्कुल क्रॉस करना कि भाई डाइट तेरे से नहीं लेनी है, क्योंकि चैट जीपीटी से बना के देगा, उसको कोई फायदा नहीं है। अगर नहीं तो फिर डाइटिशियन के पास जाओ कि मेरे को ये चाहिए। दूसरा ये है कि उससे ये पूछना कि आपके पास सर्टिफिकेशंस है, ये जरूरी है कि अगर वो आप सपोज करो आप डॉक्टर के पास चले गए, ठीक है, तो उसने आपको ऐसी दवाई लिखी, इसी फिजिशियन जनरल फिजिशियन के पास चले गए तो उसने आपको कोई और दवाई लिख दी जो उसमें नहीं है सिलेबस, मतलब उसने पढ़ाई नहीं की कभी, तो आप उसके पास क्यों जाओगे? वैसे ही अगर आपका जो ट्रेनर है उसने चलो सर्टिफिकेशन की है पर न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स नहीं किया, तो वो डाइट प्लान नहीं बनाएगा आपका, क्योंकि वो सर्टिफाइड नहीं है। ऊपर से आपकी फिजिकल असेसमेंट जरूरी है। फिजिकल असेसमेंट कैसे आपको चेक करेगा? आपका पोस्चर कैसे है। अगर आपकी सिमेट्री खराब है तो दिक्कत है। सिमेट्री समझते हो आप? 100% आपकी सिमेट्री लेफ्ट टू राइट, ऐसे सपोज करो शोल्डर अप डाउन हो जाते हैं, या किसी के बैक में पेन है, या फिर किसी के बो नीज है, नॉक नीज है, वो सब चीज़ें उसको असेसमेंट करनी पड़ेगी। आपके शोल्डर की मोबिलिटी कितनी है, अगर ये सब वो नहीं करता है तो मतलब उसको नॉलेज नहीं है। हर कोई आजकल ट्रेनर बना बैठा है, क्यों? वो थोड़ी सी बॉडी बन गई और वो थोड़ा सा शो अप कर दिया सोशल मीडिया पे और वो ट्रेनर बन गए। बट आपको उससे पूछना पड़ेगा ये सब चीज़ें कि आप सर्टिफाइड हो या नहीं, क्या आपने न्यूट्रिशन का कोर्स किया है या नहीं, क्या आपने किसी को ट्रांसफॉर्म किया है या नहीं। जब तक ये इसके सवाल नहीं बनेंगे, आप अपने 6 महीने से 1 साल इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप अपनी बॉडी को देना चाहते हो कि भाई ये मेरी बॉडी मेरे को मतलब और बेहतर करनी है इससे, बट आप उसको सौंप रहे हो अपनी बॉडी, तो वो देखो ना कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, आप नुकसान कर रहे हो अपनी बॉडी का। तो वो चीज़ जरूरी आपको देखनी पड़ेगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट जो बेसिक फैक्टर्स यही है, आपकी असेसमेंट, आपकी इंजरी के बारे में पूछना, आपकी हिस्ट्री के बारे में पूछना, और आपकी फिजिकल असेसमेंट कि आप अपीयरेंस कैसी है, कैसा आप बनाना चाहते हो, गोल के बारे में क्या वो इंटरेस्टेड है, सब कुछ जानने के बाद भी वो इंटरेस्टेड है, ये पूछना। और बाकी आपको पता लग जाएगा उसके बॉडी लैंग्वेज से कि वो हाँ बंदा ठीक है भी नहीं है। तो बस इतने सारे क्वेश्चन, मतलब बेसिक्स आपको ये समझ आ जाएगा इसके बारे में। डायबिटीज रिवर्स की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। अभी रिसर्च में आया है टाइप 2 डायबिटीज कैन बी रिवर्स, अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा करो, आपकी जो 24 आवर्स की साइकिल है वो अच्छी हो, मतलब हो सकता है, इजीली हो सकता है, बट थोड़ा थोड़ा आपको धीरे धीरे आपका सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप कहते हो कि आपका HbA1c आज 9 है तो कल 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट आपकी डाइट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस कार्डियो के साथ सब कुछ हो सकता है। वॉक इनफ है या फिर हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए? नहीं, वॉक चलो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज द मेन कोर्स, ठीक है, वॉक आपका एक स्नैक है।
अब सपोज करो आपने स्नैक खा लिया और मेन कोर्स आपने खाया नहीं है, तो आपको कैसा फील होगा? मतलब आपको क्या लगेगा, यार कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 3 to 4 टाइम्स इन अ वीक करने, उसके साथ अगर आप कार्डियो ऐड कर देते हो, वो एक कॉम्प्लीमेंट करेगा कि मतलब एक कंप्लीट चीज हो जाएगी आपके पास। चलो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो है ही इंपॉर्टेंट, बट एक कार्डियो इसीलिए है कि आपको ना नीट एक्टिविटी बढ़ जाएगी, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस कहते हैं जिसको। एक मतलब आपको और डेफिशिट में जाने के लिए हेल्प करेगी। अकेले अगर आपने डेफिशिट पे रहना है तो आप थोड़ा सा कार्डियो ऐड कर सकते हो 3 to 4 टाइम्स इन अ वीक, प्लस 3 to 4 टाइम्स इन अ वीक आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, तो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपके गोल को अचीव करने के लिए। हर इंडियन को कितना प्रोटीन लेना चाहिए? देखा जाए कि अगर कोई इंडियन या कोई भी है तो वो जिम नहीं जा रहा, तो 0.8 to 1.2 ग्राम पर बॉडी वेट भी ले सकता है, दैट्स इनफ पर डे? पर डे। अगर आई एम 70 kg, तो आई कैन हैव अराउंड 70 kg 80 kg फॉर द मेंटेनेंस फॉर, तो रिजर्व रहेगा आपका, मसल मास रिजर्व रहेगा। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो 1.2 से 1.6 भी जा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं जिम जाता हूँ, आई कैन हैव 1.2 to 1.6 ऑल्सो। अगर मैं एथलीट हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करता हूँ, तो मैं अप टू 2.2 भी जा सकता हूँ। कोई भी नुकसान नहीं है प्रोटीन का फ़ायदा ही फ़ायदा है। कौन सा सप्लीमेंट हमें खरीदना चाहिए जो हम कहें कि ये वर्थ है बाइंग, और कौन सा सप्लीमेंट ऐसा है जो सिर्फ मार्केटिंग ग्लिम्स है? चलो सबसे पहले बात करते हैं सप्लीमेंट्स की, ठीक है। सप्लीमेंट्स में ऐसा है, जो एवरी इंडियन या कोई भी ऐसा है, उनका D3 और B12 लेवल्स कम होते हैं। आफ्टर ब्लड टेस्ट यू विल गेट टू नो कि मेरा D3 और B12 लेवल्स कम है। आपको डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि आप D3 के शॉट्स ले लो, B12 के इंजेक्शंस लगवा लो। वो तो सही है, वो तो आपको लेने ही पड़ेंगे, वो तो मैंडेटरी है, ठीक है। बट जो जो मिथ्स हैं आजकल के, वो कहते हैं मल्टीविटामिन ले लो, कोलेजन ले लो, उससे आपके हेयर स्किन के लिए अच्छा हो जाएगा। बट ये सारे सप्लीमेंट्स मिथ है। एक मैं और कहता हूँ, जो मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है हमारा, जो क्रिटेन मसल बिल्डिंग और मसल स्ट्रेंथ के लिए काम आता है, जो जिम गोअर है वो ले सकते हैं 3 to 5 ग्राम इन अ डे। एंड वे प्रोटीन, अगर वे प्रोटीन यू कैन ऐड, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप वे प्रोटीन ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट वो ऑथेंटिक वेबसाइट से और जेन्युइन प्रोडक्ट होना चाहिए। अदरवाइज एडल्ट्रेशन आपको पता है कि कितनी है आजकल। आपको 30 मिनट्स मिले तो आप कौन सी एक्सरसाइज करना पसंद करोगे? देखो 30 मिनट्स मैं कहता हूँ कि ठीक है, 30 मिनट्स अगर मेरे पास है, सपोज करो आई एम वेरी बिजी पर्सन, तो मेरे पास 30 मिनट ही है काम, मतलब वर्कआउट करने के लिए, तो मैं हर रोज फुल बॉडी वर्कआउट करना चाहूँगा, रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या बॉडी वेट वर्कआउट्स के। मतलब आप बॉडी वेट भी यूज़ कर सकते हो, आपके पास डंबल्स है वो भी यूज़ कर सकते हो, अगर घर पे कोई बॉटल्स वगैरह है या कुछ बार्स वगैरह है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो 30 मिनट्स आप सिर्फ कार्डियो नहीं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। वॉक, आपका जो कार्डियो सेशन है वो तो आप वॉक करके पूरा कर ही लोगे, बट 30 मिनट्स आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नेसेसरी है। 4 to 5 टाइम्स लगा लो आप, 4 to 5 टाइम्स इन अ वीक करोगे तो बहुत सही है। अगर जितना आप मैनेज कर सको 30 मिनट्स 40 मिनट्स आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ही दो। एक हैबिट जो मैं कहूँ कि आज मैं चेंज करूँ और मेरी आने वाली जो रिमेनिंग लाइफ है उसके लिए मुझे बेनिफिट देगी। फिर से वही मेरा जवाब होगा। वैसे तो हैबिट्स तो बहुत सारी है, जैसे हमने बात की स्लीप, स्ट्रेस नहीं लेना, स्लीप अच्छी रखनी है, आपको हाइड्रेशन अच्छा रखना है, न्यूट्रिशन अच्छा रखना है। बट मैं कहता हूँ कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए। एक तो आपको मसल मास प्रिजर्व करने के लिए, मसल मास बढ़ाने के लिए काम आएगा, आपकी बोन डेंसिटी अच्छी होगी। और अगर कल को कोई भी चीज़, मतलब आप स्पोर्ट्स खेलते हो या कुछ भी आगे पीछे, मतलब वॉक करते हुए कुछ फॉल होने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। आपकी बोन डेंसिटी अच्छी रहेगी तो आप, मतलब आपका पोस्चर भी अच्छा रहेगा। एवरीथिंग इज अ मसल, कि आपको मसल से ही बना हुआ है आपका शरीर। अगर मसल नहीं है तो अब कुछ भी नहीं है। तो मसल, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, फॉर ऑल ऑफ यू। एवरीबडी शुड डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कि हाँ उससे मतलब ऊपर कुछ नहीं है अभी, क्योंकि रिसर्च में भी यही शो किया गया है। अगर आपको कुछ भी क्योर करना है, कुछ भी, तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करो। मतलब अभी आप देखना रिसर्चेस में भी ऐसा ही बोला गया है कि हाँ आप मतलब वो एक करते हैं
रिसर्च करते हैं मेटा एनालिसिस से, मतलब 100 पीपल 200 पीपल को लेके एक साइड वो कार्डियो करवाते हैं या एक साइड आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, किसके रिस्पॉन्स किसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं, तो वो पूरे मतलब पब्लिक करते हैं उन रिजल्ट्स को, तो हम उन्हीं को स्टडी करके आगे लोगों को रिकमेंड करते हैं। बट नाउ डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। साहिल जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू। स्पेशली भी मुझे लगता है कि हम लोगों ने जितने मिथ थे ना उनको ब्लास्ट किया आज बिल्कुल। फिटनेस को लेके, क्योंकि लोगों को लगता था कि जिम गया और मैं फिटनेस मैंने फॉलो कर लिया, बिल्कुल। तो वो आपने बताया मुझे। और इसके अलावा मुझे लगता है कि आज ऑडियंस को भी बहुत सारे इनपुट्स मिले होंगे, इनसाइट्स मिले होंगे रिगार्डिंग द हेल्थ, और जो हमने डिजीज के बारे में बात की। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। Thank you. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो। थैंक यू सो मच।